दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है वस्तुनिष्ठ जीएस संचय के अंतर्गत कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के साथ टेट, पेट, आरओ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम आगत निर्गत युक्त यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन है 1.44 MB, 1.44 GB, 1.40 KB या 1.40 GB। तो सही उत्तर है दोस्तों, एक दोहरे घनत्व वाले 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता 1.44 MB होती है। और दोस्तों जब ये सृजित हुई थी, यानी IBM द्वारा ये 1984 में सृजित हुई, तो इसकी क्षमता या इसकी भंडारण क्षमता 720 KB थी, जो बाद में 1.44 MB हो गई थी। अगला प्रश्न है, एक 3.5 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? तो सही उत्तर है 1.4 MB। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों 3.5 इंच आकार वाली फ्लॉपी की क्षमता जो है 720 KB या 1.44 MB होती है। अगले प्रश्न है दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो याद रखिएगा मेगा हर्ट्ज में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर की स्पीड जो है वो मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, मेगा हर्ट्ज शब्द का अर्थ क्या है? तो मेगा हर्ट्ज या MHz का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है मिलियन साइकिल प्रति सेकेंड। याद रखिएगा मिलियन साइकिल प्रति सेकेंड। तो याद रखिएगा मेगा हर्ट्ज या MHz का अर्थ मिलियन साइकिल प्रति सेकेंड होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाइट 0 और किसके बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है? ऑप्शन है 2, 255, 256, 1024 या 1025। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बाइट जो है 0 और 255 के बीच किसी संख्या को निरूपित कर सकता है। दोस्तों आप जान लीजिए बाइट कंप्यूटिंग और टेलीकम्युनिकेशन में डिजिटल सूचना को निरूपित करने वाली इकाई है, जो सामान्यतः 8 बिटों से बनी होती है और पावर ऑफ 2 द पावर n के तहत एक बाइट 0 और 255 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर फाइलों के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है कि वे एक स्टोरेज मीडियम में सेव किए गए डेटा का संग्रह होती हैं, सही है। प्रत्येक फाइल का एक फाइल नाम होता है, बिल्कुल सही है। फाइल का कंटेंट निर्दिष्ट करने के लिए फाइल एक्सटेंशन स्थापित किया जाता है, सही है। सभी फाइलों में डेटा होता है, सही है। और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, सभी फाइलों में डेटा होता है, ये जो है आपका सही नहीं है। सभी फाइलों में डेटा नहीं होता है। 0 बाइट फाइलों में कोई डेटा नहीं होता है और ऐसे फाइलें सामान्यतः किसी प्रोग्राम को पूरा होने से पूर्व एबोर्ट कर दिए जाने, राइटिंग बीच में इंटरप्ट होने आदि की स्थितियों में बनती हैं। और ASCII टेक्स्ट फाइलें भी 0 बाइट फाइलें होती हैं। अगला प्रश्न है, BIT का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर है बाइनरी डिजिट। दोस्तों बिट या बाइनरी डिजिट ये है बिट का जो है फुल फॉर्म है। बिट कंप्यूटर और दूरसंचार में सूचना की बेसिक कैपेसिटी के लिए प्रयुक्त शब्दावली है, जिसका पूर्ण रूप बाइनरी डिजिट होता है। इसका मान 0 या 1 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक होती है, आपको बताना है। गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट या किलोबाइट? तो सही उत्तर है टेराबाइट। ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में टेराबाइट की संचय क्षमता सबसे अधिक होती है और इन विकल्पों में निम्न संचय क्षमता किलोबाइट की होती है। इसके बाद मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट क्षमताएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा हायरार्की का आरोही क्रम है, आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले बिट या सबसे छोटी इकाई बिट, बाइट,
फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार याद कर लीजिएगा। बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस ये डेटा हायरार्की का आरोही क्रम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है 10⁹ बाइट्स। 1 गीगाबाइट में 10⁹ बाइट्स होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक बाइट बनता है 1 बिट से, 4 बिट से, 8 बिट से या 10 बिट से। तो सही उत्तर है 1 बाइट दोस्तों ये 8 बिट से बनता है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 8 बिट से 1 बाइट बनता है। दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की इकाई होती है। 1 बाइट 8 बिट, 1 किलोबाइट 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है MIPS, सेकेंड्स, वाट या MIS। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है। तो सही उत्तर है MIPS। दोस्तों MIPS कंप्यूटर की संपादन क्षमता मापने की इकाई है। इसका निर्माण MIPS कंप्यूटर सिस्टम ने किया था और इसका पूरा नाम मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। मेगाबाइट, मेगाहर्ट्ज, 16 बिट या मिलीसेकेंड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है और मेगाबाइट या बिट में कंप्यूटर की स्टोरेज मापी जाती है। अगला प्रश्न है, स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है। वोडाफोन, BSNL, माइक्रोसॉफ्ट या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है स्काई ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है और इसे अब वन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग फोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है USB, स्कैनर, प्रिंटर या मोडेम। तो सही उत्तर है मोडेम, ऑप्शन डी। मोडेम का उपयोग फोन लाइन पर डिजिटल आंकड़े भेजने के लिए किया जाता है। ये मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। अगला प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है G जनरेशन के लिए प्रयुक्त होता है। 2G एक द्वितीय पीढ़ी की बेतार टेलीफोन प्रौद्योगिकी है। G शब्द जनरेशन यानी पीढ़ी के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सेलफोन तकनीक कम से कम 100 मेगाबिट प्रति सेकंड और 1 गीगाबिट प्रति सेकंड ट्रांसमिशन तक रेट प्रदान करती है। तो ऑप्शन है 1G, 2G, 3G और 4G। तो सही उत्तर है 4G। दोस्तों 4G या चौथी पीढ़ी का संक्षिप्त रूप 4th जनरेशन होता है। ये मोबाइल फ़ोन वायरलेस सेवा की चौथी पीढ़ी है और ये सेल फोन तकनीक कम से कम 100 मेगाबिट प्रति सेकंड और 1 गीगाबिट प्रति सेकंड ट्रांसमिशन तक रेट प्रदान करती है और 4G पूरी तरह से IP आधारित सेवा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मल्टीमीडिया में शामिल हो सकता है क्या क्या चीज़ें। तो याद रखिएगा मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और वॉइस यानी आवाज़, ये सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। दोस्तों मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी और मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध, जबकि मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। तो मल्टीमीडिया एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों अथवा श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है। तो उत्तर है मल्टीमीडिया। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों किसी सूचना की प्रस्तुति में एक साथ एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग मल्टीमीडिया कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या है। फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग या एग्जीक्यूटिंग। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, एग्जीक्यूटिंग। दोस्तों कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया जो है वो एग्जीक्यूटिंग है। देखिए, और CPU यानी केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। CPU की संपूर्ण कार्यप्रणाली को 4 भागों में बांटा गया है।
इसमें फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और राइट बैक या स्टोर स्मृति से सूचनाओं और निर्देशों को प्राप्त करना फेचिंग कहलाता है। सूचनाओं को उन आदेशों में परिवर्तित किया जाता है जिन्हें कंप्यूटर समझ सके और ये प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। आदेशों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। ऑप्शन है मोडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, सही नहीं है। मोडेम एक वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, गलत है। मोडेम एक प्रचालन तंत्र है, ये भी सही नहीं है। मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, ये आपका सही उत्तर है। मोडेम का पूरा रूप मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोडेम परिवर्तित करता है क्या? तो उत्तर है मोडेम जो है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है, यानी दोनों ए और बी सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मोडेम का पूर्ण रूप मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। ये एक ऐसी युक्ति है जो किसी आंकिक सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजता है और जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करता है। ये किसी संचरण के माध्यम यानी ट्रांसमिशन मीडिया और आंकिक मशीन के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके फ्लॉपी, एप्रोम, रोम या रैम। तो सही उत्तर है फ्लॉपी, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, द्वितीयक संग्रहण सिस्टम में डेटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए फ्लॉपी का प्रयोग किया जाता है। इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है, जैसे फ्लॉपी, डीवीडी, चुंबकीय टेप, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं? आपको बताना है। मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मेमोरी, प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रचालन यंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसको स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है? वोलाटाइल डेटा, नॉन वोलाटाइल डेटा, परमानेंट डेटा, टेम्परेरी डेटा या इंटरमीडिएट डेटा। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, परमानेंट डेटा। दोस्तों, अस्थायी आंकड़ों या परमानेंट डेटा को संचित करने के लिए हार्ड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जाने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज या स्टोरेज क्षमता। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, स्टोरेज क्षमता। दोस्तों, आप जान लीजिए, कंप्यूटर प्रणाली में किसी स्टोरेज मीडियम में संचित की जा सकने वाली आंकड़ों की अधिकतम मात्रा को इसकी स्टोरेज क्षमता कहते हैं। इसे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट आदि में निरूपित किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? तो उत्तर है रिसाइकिल बिन में। और आप जानते हैं दोस्तों, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें रिसाइकिल बिन में भेजी जाती हैं, जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है सेकेंडरी स्टोरेज। दोस्तों, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए लगातार बिजली की ज़रूरत नहीं होती, मैग्नेटिक मीडिया का प्रयोग नहीं करती। ये 4 मुख्य प्रकार की डिवाइसें होती हैं। ये बाद में रिट्रीव करने के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए लगातार बिजली की ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, द्वितीयक भंडारण या सेकेंडरी स्टोरेज, जिसे एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी स्टोरेज कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज से इस अर्थ में भिन्न होती है कि सीपीयू द्वारा इसे सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता, बल्कि ये कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट चैनल के माध्यम से एक्सेस की जाती है। इसे लगातार बिजली की आवश्यकता नहीं होती है और डिवाइस को बिजली न मिलने पर भी इसका डेटा बना रहता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है? तो उत्तर है दोस्तों आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चुंबकीय डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क जो होती है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि सूचना को CDRW पर आप सूचना को रीड और राइट कर सकते हैं, सूचना को केवल रीड कर सकते हैं, सूचना को केवल राइट कर सकते हैं, या सूचना को रीड, राइट और रीराइट कर सकते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, सूचना को रीड, राइट और रीराइट कर सकते हैं CDRW पर। दोस्तों CDRW का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल डिस्क होता है, और CDRW पर किसी सूचना को रीड, राइट और रीराइट किया जा सकता है। ये रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क होती है। अगला प्रश्न है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, महत्वपूर्ण है। रूट डायरेक्टरी, इंटरफेस, डिवाइस ड्राइवर, प्लेटफॉर्म या मेन डायरेक्टरी। तो सही उत्तर है रूट डायरेक्टरी। दोस्तों स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहते हैं। रूट डायरेक्टरी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की जाती है और इसका एक निश्चित नाम होता है। DOS प्रचालन तंत्र में इसको इन्वर्टेड कामा कहा जाता है। बाद भाषा में इसे रूट के नाम से जाना जाता है। फाइल को सामान्यतः हायरार्किकल डायरेक्टरी में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के मुख्य परिपथ या मेन सर्किट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इंटेल, मदरबोर्ड, रैम या रोम। तो सही उत्तर है मदरबोर्ड। दोस्तों कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड वास्तव में एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। इस पर मेमोरी सॉकेट्स, प्रोसेसर सॉकेट, ग्राफिकल स्लॉट्स और कई प्रकार के पोर्ट्स बने होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? आपको बताना है। मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर और प्लाटर। तो सही उत्तर है कंप्यूटर का दोस्तों डिस्क ड्राइव, ये सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कई प्रकार के स्टोरेज माध्यम प्रयोग किए जाते हैं। कीबोर्ड इनपुट और मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हैं, जबकि डिस्क ड्राइव में कंप्यूटर की सूचना को स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये जो हैं ये डिवाइस सॉफ्टवेयर डिवाइस कहलाती हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए स्टोरेज डिवाइस का मुख्य कार्य सूचनाओं को संग्रहित करना है, जैसे हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव इत्यादि। ये दोस्तों ये कंप्यूटर का ऐसा भाग होती हैं, आप जान लीजिए ये ऐसी डिवाइसेज होती हैं जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, MMU का पूर्ण विस्तार क्या है? तो उत्तर है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ऑप्शन बी। याद रखिएगा कंप्यूटर शब्दावली में MMU का पूर्ण रूप मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है। ये कंप्यूटर का एक हार्डवेयर उपकरण है जो वर्चुअल मेमोरी का प्रबंधन करता है। अगला प्रश्न है, USB का अर्थ क्या है? तो USB आप जानते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यूनिवर्सल सीरियल बस दोस्तों USB का पूर्ण रूप है, और ये एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस है जो कंप्यूटर को पेरिफेरल और अन्य उपकरणों से संचार करने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क पर डेटा किस रिंग पर रिकॉर्ड किया जाता है? ऑप्शन है सर्किट्स, सेक्टर्स, रिंगर्स, ट्रैक्स, राउंडर्स या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ट्रैक्स पर। दोस्तों आप जान लीजिए फ्लॉपी डिस्क पर डेटा जो है वो ट्रैक्स नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रैक्स फ्लॉपी डिस्क के केंद्र से कोसेंटर्ड रिंग्स के रूप में होते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्क सूचनाओं को किस रूप में स्टोर करता है? तो यहाँ पर देखिए टेबल, रोज और कॉलम्स, ब्लॉक्स, ट्रैक और सेक्टर या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ट्रैक और सेक्टर्स। दोस्तों डिस्क जो है वो इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं को ट्रैक्स और सेक्टर्स के रूप में संचित करता है। ट्रैक्स डिस्क का चुंबकीय चक्रीय पथ होता है जिसमें सूचनाएं स्टोर होती हैं, और सेक्टर्स ट्रैक के उपखंड यानी पार्ट होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लू रे डिस्क क्या है?
वाद्य यंत्र, मेडिकल उपकरण, डेटा संग्रहण प्रणाली या शैक्षिक किट। तो सही उत्तर है दोस्तों ब्लू रे डिस्क एक डेटा संग्रहण प्रणाली है। दोस्तों आप जान लीजिए ब्लू रे डिस्क एक प्रकाशीय यानी ऑप्टिकल डिस्क संग्रहण माध्यम है जिसे मानक डीवीडी प्रारूप का स्थान लेने के लिए बनाया गया है और ब्लू रे डिस्क का नाम इसे पढ़ने में प्रयुक्त नीले बैगनी लेजर से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर प्रयोक्ता जो कंप्यूटर व्यावसायिक नहीं है उन्हें कभी कभी क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है पेरिफेरल यूजर, प्रोग्रामर्स, लाइब्रेरियंस, इंफॉर्मेशन ऑफिसर या एंड यूजर्स। तो सही उत्तर है एंड यूजर्स। दोस्तों कंप्यूटर यूजर जो कंप्यूटर व्यावसायिक नहीं होते हैं उन्हें आमतौर पर एंड यूजर्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्ड करते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री और विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं। ये क्या है इसमें डेटा, पीओएस, सेल्स, क्वेरी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी पॉइंट ऑफ सेल। दोस्तों पॉइंट ऑफ सेल पूर्व में चलने वाले कैश रजिस्टर के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले यंत्र हैं। ये प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री और विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं। पीओएस टर्मिनल का प्रयोग मुख्य रूप से रेस्तरां, मनोरंजन गृह, संग्रहालयों सहित विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। अगला प्रश्न है हम फाइल फोल्डर्स रखते हैं माई कंप्यूटर में, लैन में, हेल्प फोल्डर में, सर्च फोल्डर में, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है माई कंप्यूटर। दोस्तों फाइल्स फोल्डर्स को माई कंप्यूटर में रखा जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटिंग प्रोसेस से जुड़े लोगों से संदर्भित निम्नलिखित में से क्या है। देखिए हार्डवेयर, ह्यूमनवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या पेरिफेरल्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर है ह्यूमनवेयर। ह्यूमनवेयर कंप्यूटर प्रणाली को प्रोग्राम, डिजाइन और संचालित करने वाले व्यक्तियों जैसे सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर और कंप्यूटर इत्यादि को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है पद पीसी का अर्थ क्या है। तो सही उत्तर है पीसी का अर्थ पर्सनल कंप्यूटर होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों पीसी का अर्थ पर्सनल कंप्यूटर है और व्यक्तिगत संगणक या पर्सनल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर तंत्र है जो विशेष रूप से व्यक्तिगत या छोटे समूह द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न कि क्या स्पोकन वर्ड डिजिटल ऑडियो फाइलों की एक प्रासंगिक एपिसोडिक श्रृंखला है जिसे उपयोगकर्ता आसानी से सुनने के लिए व्यक्तिगत डिवाइस पर डाउनलोड कर सकता है। ऑप्शन है ग्रुप चैट, हॉटस्पॉट, क्रोमकास्ट या पॉडकास्ट। तो सही उत्तर ऑप्शन डी पॉडकास्ट होता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि पॉडकास्ट स्पोकन वर्ड डिजिटल ऑडियो फाइलों की एक प्रासंगिक श्रृंखला है जिसे उपयोगकर्ता आसानी से सुनने के लिए व्यक्तिगत डिवाइस पर डाउनलोड कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कंप्यूटर वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह के अंतर्गत इनपुट आउटपुट डिवाइसेज यानी आगत निर्गत युक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।